स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम प्रीवियस इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारा कल का टॉपिक था नेशनल इनकम, आज उसमें देखेंगे हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारी विधियां, लेकिन हम इसको सरलता से 3 तरह की विधियां जो प्रचलित है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है आपका प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोडक्शन मेथड में हम लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय आय की गणना इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन सब वस्तुओं और सेवाओं का नेट वैल्यू ज्ञात करने के पश्चात उन सबको जोड़ने से जो कुल राशि आती है उस राशि को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहां शुद्ध मूल्य का अर्थ है कुल उत्पादन में से जो रॉ मटेरियल है या अन्य पदार्थों का मूल्य है अथवा दूसरों को हस्तांतरित उत्पत्ति जो स्वयं उत्पादित कर रही है कम कर देते हैं। उत्पादन के मूल्य में से मशीनों की घसावट यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मरम्मत और प्रतिस्थापन व्यय को हम कम कर देते हैं। अर्थात हम इसे एक सूत्र के माध्यम से या फॉर्मूले में इस तरह के आसानी से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय आय इक्वल टू कुल राष्ट्रीय उत्पादन प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस जो अप्रत्यक्ष व्यापारी कर है उसमें से सरकारी उद्योगों का आधिक्य माइनस व्यापारिक भुगतान और सांख्यिकी समायोजनों को हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को आसानी से समझ सकते हैं और इस विधि के द्वारा इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को बाजार मूल्य से साधन लागत में बदलने के लिए हमें यह मेथड अपनाना पड़ेगा। पहला, इसमें जो सरकारी सहायता और उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष व्यापारी करो जैसे सेल टैक्स है, निर्यात कर है, प्रोडक्शन टैक्स है आदि को कम कर दिया जाता है। सार्वजनिक उद्योगों में जो आधिक्य है उसे कम कर दिया जाता है। कई प्रकार के व्यापारिक हस्तांतरण और भुगतान है उनको भी कम कर दिया जाता है। इसमें सांख्यिकीय समायोजन किया जाता है जो धनात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से लाभ है हम इस मेथड में, क्योंकि ये विधि सबसे सरल है, सुविधाजनक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना सही होती है क्योंकि इसमें देश के विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन है और व्यापार से संबंधित आंकड़े हैं उनकी सहायता ली जाती है। कृषि और निर्माण उद्योगों के तैयार होने वाला जो माल है उसका मूल्यांकन इससे आसानी से कर लिया जाता है। यह विधि सभी देशों के द्वारा अपनाई जाती है। तो कुल मिला के उत्पादन विधि को हम इस प्रकार से संक्षिप्त में समझ सकते हैं। दूसरा है इनकम मेथड यानी आय संगणना विधि। इसमें राष्ट्रीय आय की आय संगणना विधि के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों को प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय को ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात इसमें से आय का योग कर लिया जाता है और जो योग आता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वर्ष विशेष में किसी देश के सभी व्यक्तियों की शुद्ध आय जिसमें प्रत्यक्ष में प्राप्त की गई है अथवा नहीं की गई का योग राष्ट्रीय आय का अनुमान कहलाता है। जैसे अर्थात हम ये कह सकते हैं सूत्र के माध्यम से ये फॉर्मूला बनेगा, राष्ट्रीय आय इक्वल टू वेतन, मजदूरी एवं अन्य भुगतान प्लस शुद्ध ब्याज प्लस लगान प्लस ऐसे उद्योग जो निगम के अंतर्गत नहीं आते उनका लाभ और कर पूर्व निगम कर इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम इस विधि में कुछ सावधानियों की बात करें तो पहली सावधानी है उन सेवाओं और वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता जिनका भुगतान मुद्रा में नहीं किया जाता। जैसे बच्चों का लालन पालन के लिए महिलाओं की जो सेवा है, घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं की जो सेवा है उसको इसमें शामिल नहीं करते। दूसरी सावधानी है उन भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता जो कि आय निर्माण नहीं करती। तीसरी है अतिरिक्त आय अथवा सुरक्षित कोष के तहत जो राशि उपलब्ध होती है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से इसकी कुछ सावधानियां हैं। तीसरी विधि है हमारी व्यय विधि, जिसमें हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत राष्ट्रीय आय किसी भी देश का विभिन्न मदों के किए गए वार्षिक व्यय को जोड़कर कुल व्यय की राशि ज्ञात कर ली जाती है। तत्पश्चात उस व्यय की राशि में से कुल बचतों को यानी सेविंग्स को जोड़ दिया जाता है और यही क्या बन जाती है राष्ट्रीय आय। अर्थात नेशनल इनकम इक्वल टू
कुल व्यय प्लस कुल बचत या नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग हम कह सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो ये है, इसमें अंतिम उपभोग पर होने वाले व्यय को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, विनियोग की जाने वाली कौन कौन सी धनराशि है। तीसरा, बचत की गई कौन कौन सी राशि है। अगर हम सैद्धांतिक आधार पर कुछ इसकी कठिनाइयों को देखें तो लोग छोटी छोटी राशि के रूप में व्यय करते हैं और इनकी संख्या बहुत होती है। अतः जनसंख्या की व्यय राशि ज्ञात करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि लोग अपने व्यय का यथोचित जो भी व्यय करते हैं उसका हिसाब किताब प्रॉपर नहीं रखते हैं। दूसरा है, अविकसित देशों में व्यय और बचत के विश्वसनीय समंक प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए राष्ट्रीय आय में गणना करने में कठिनाई आती है। तीसरी है, कुल व्यय के साथ कुल बचत के समंक भी ज्ञात नहीं हो पाते हैं। चौथी है, अविकसित देशों के लिए इसके लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बचत और इन्वेस्टमेंट की सुविधा वाले समंक संस्थाओं के अभाव होता है, जो बैंक है या वित्तीय संस्था है वो नहीं रखती। तो इस तरह से इसमें जो कठिनाई है ये मुख्य रूप से आती है। इस तरह से नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने की 3 प्रमुख विधियां है। इसके अलावा अन्य विधि भी है, जैसे सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, सामाजिक लागत लेखांकन विधि। यह भी राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक प्रतिपादित प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने किया था। इस विधि के अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न कैटेगरीज में बांट दिया जाता है और वर्गीकरण में समान आय वालों को समान वर्ग में रखा जाता है और प्रत्येक वर्ग के कुछ व्यक्तियों की आय ज्ञात करके उनका एवरेज निकाला जाता है और उसी के आधार पर संपूर्ण वर्ग की आय ज्ञात कर ली जाती है और इसके बाद सभी वर्गों की आय का योग करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन तो इस तरह से हम राष्ट्रीय आय को मापने की जो तीनों विधियां हैं उनको हम संक्षिप्त में सरलता से आसानी से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।